शुरू में केवल अंधेरा था और एक चेतन तत्व, चेतना। चेतना तब भी और अब भी असीम शक्ति संपन्न होती है, मनुष्य के मन की समझ से बहुत परे। चेतना इतनी शक्तिशाली होती है कि उसने केवल अपने संकल्प से परमाणु विस्फोट की श्रृंखला असीमित बल के साथ शुरू की। वास्तव में चेतना ने सृष्टि की कल्पना की। उसने केवल कल्पना की कि किस तरह सृष्टि की जाए, सबसे अधिक विशाल तत्व से लेकर सबसे सूक्ष्म तत्व तक। उसने परमाणु की कल्पना की। जब उसने कल्पना की तब उसने सृजन किया और अपने संकल्प से ही उसने सबको गति दी। सब कुछ जो उत्पन्न हुआ और होगा, सब कुछ जो जड़ है या दिखता है, हर एक वस्तु, लेकिन सब केवल उसके कल्पना लोक में ही अस्तित्व रखता था। अंधकार में सब कुछ स्थिर था। एक बार जब उसने अपनी भावी सृष्टि का अवलोकन किया, तब अपनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से उसने ब्रह्मांड की 4 शक्तियों को एक क्षण में ही प्रकट कर दिया। इसके साथ उसने सृष्टि का पहला सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट शुरू किया, जिसे पृथ्वी पर कुछ लोग बिग बैंग कहते हैं। चेतना उसके केंद्र में थी और उसने ही उस प्रक्रिया को प्रेरित किया। अंधकार मिट गया और ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ चेतना के संकल्प के अनुसार सृष्टि का निर्माण होने लगा। चेतना तब, अब और आगे भी स्थिर रहेगी और ब्रह्मांड के केंद्र में रहेगी, क्योंकि वह सबका स्वामी और रचयिता है। फिर तो मैंने बीच में ही कहा, ये ईश्वर की कथा है, जैसा कि ईसाई धर्म हमें बताता है, और मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। मिशेल, मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ जो पृथ्वी पर प्रचलित हैं, विशेषकर ईसाई धर्म। धर्म को सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया और उसके बाद जो कुछ हुआ उससे मत जोड़ो। तर्क को धर्म की बेतुकी विकृतियाँ समझकर भ्रमित मत हो। इस विषय पर विस्तार से बात करने का हमें आगे भी अवसर मिलेगा और मैं आपको निश्चित रूप से बहुत से अचंभे होंगे। फिलहाल मैं आपको सृजन की प्रक्रिया समझाने का प्रयास कर रही हूँ। करोड़ों साल में सृजनकर्ता के लिए सब कुछ केवल वर्तमान ही है, लेकिन यह गणना केवल समझने के लिए है। सारे ब्रह्मांड, सूर्य और परमाणु रचे गए। जैसे कि आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ग्रह अपने अपने सूर्य की परिक्रमा करते हैं और कभी कभी अपने उपग्रहों आदि को साथ लेकर। विशेष समय पर विशेष सौरमंडल में कुछ ग्रह ठंडे पड़ जाते हैं, मिट्टी बनती है, ठोस चट्टानें उभर जाती हैं, सागर बन जाते हैं और धरती के टुकड़े महाद्वीप बन जाते हैं। अंत में ये ग्रह जीवन के कुछ प्रकारों के रहने के लिए अनुकूल हो गए। ये सब कुछ उस परम चेतना की कल्पना में पहले से ही था। हम उसकी पहली शक्ति को परमाणु शक्ति कह सकते हैं। इस अवस्था में उसकी दूसरी शक्ति से उसने जीवन के प्राथमिक रूपों और बहुत से प्राथमिक पौधों का विचार किया, जिनसे समय के साथ दूसरी प्रजातियां विकसित हुईं। इस दूसरी शक्ति को हम ओवो कॉस्मिक फोर्स या ब्रह्मांडीय शक्ति कह सकते हैं, क्योंकि यह जीव और पौधे साधारण कॉस्मिक किरणों से बने थे, जो कॉस्मिक एक्स से निकली। बहुत शुरू में ही परम चेतना ने एक विशिष्ट रचना के माध्यम से भावना का अनुभव करने की कल्पना की थी। उसने तीसरी शक्ति के द्वारा मनुष्य की कल्पना की, जिसे हम ओवो एस्ट्रोमिक फोर्स कहेंगे। इस प्रकार मनुष्य की रचना हुई। क्या कभी आपने इस विषय पर विचार किया है मिशेल, कि एक मनुष्य या एक पशु का भी निर्माण करने के लिए कितनी बुद्धि की आवश्यकता रही होगी? इच्छा शक्ति से मुक्त रह के शुक्र है कि हृदय करोड़ों बार धड़कता रहता है, जिससे रक्त बहता रहता है। फेफड़े एक जटिल प्रक्रिया से रक्त को शुद्ध करते रहते हैं। तंत्र का तंत्र मस्तिष्क जो निर्देश देता रहता है 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से। रीढ़ की हड्डी जो अत्यंत संवेदनशील है, जो तुरंत ही आपके हाथ को पीछे खींच लेती है जब आप तपते हुए चूल्हे को छू लेते हैं, जिससे आप जल न जाएं। केवल 1 सेकंड के 10वें हिस्से में ही, इससे पहले कि आपका मस्तिष्क आपको जलने से बचाने के लिए कोई निर्देश भेजे। क्या आपने कभी हैरानी की है कि आपके ग्रह पर रहने वाले करोड़ों लोगों में से किन्हीं 2 के भी फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते? और क्यों? जिसे हम रक्त का क्रिस्टलाइन कहते हैं, वह प्रत्येक मनुष्य में फिंगरप्रिंट की तरह ही विशिष्ट होता है। पृथ्वी पर आपके एक्सपर्ट और तकनीकी विशेषज्ञ लोग और दूसरे ग्रहों के लोगों ने भी मनुष्य के शरीर के निर्माण का प्रयास किया है। क्या वे सफल हुए? जो रोबोट्स उन्होंने बनाए हैं, सबसे उत्तम रोबो भी केवल एक भद्दी दिखने वाली मशीन से अधिक नहीं हो सकेगा।
एक मनुष्य की विशिष्ट संरचना की तुलना में। मैंने क्रिस्टलाइन की जो बात की उसे सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यह व्यक्ति के रक्त का विशिष्ट वाइब्रेशन है। इसका ब्लड ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी पर अनेक धर्म संप्रदाय ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को सही नहीं ठहराते। उनके ऐसा सोचने के पीछे उनकी धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातें, शिक्षाएं और अपनी समझ हैं, जबकि उन्हें इसके वास्तविक कारण को समझना चाहिए, जो है अलग अलग वाइब्रेशन का एक दूसरे पर प्रभाव। अगर ट्रांसफ्यूज़न बहुत अधिक मात्रा में हो तो यह रक्त लेने वाले पर किसी हद तक प्रभाव डाल सकता है, लंबे समय के लिए, जो लिए गए रक्त की मात्रा पर निर्भर करता है, लेकिन यह प्रभाव खतरनाक नहीं होता। एक समय के बाद, जो 1 महीने से अधिक कभी नहीं होता, रक्त लेने वाले के वाइब्रेशन अपना प्रभाव स्थापित कर लेते हैं और रक्त देने वाले का कोई आंशिक प्रभाव भी शेष नहीं बचता। ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वाइब्रेशन जैविक और तरल शरीर के होते हैं, ना कि भौतिक शरीर के। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं मुख्य विषय से काफ़ी भटक चुकी हूँ मिशेल। फ़िलहाल अभी हमें और लोगों के पास चलना चाहिए। हम यहोवा पहुँचने ही जा रहे हैं। मेरी ताऊ से चौथी शक्ति के विषय में और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से ही बाहर निकलने जा रही थी। मैं अपनी कुर्सी से उठा और उसके पीछे पीछे कमांड पोस्ट तक पहुँच गया। पैनल पर एक व्यक्ति धीमे स्वर में लगातार बोलता हुआ दिखाई दे रहा था। स्क्रीन पर निरंतर गिनतियाँ, रेखाचित्र और रंग बिरंगे प्रकाश बिंदु आते जाते दिख रहे थे। ताऊ ने मुझे वापस मेरी कुर्सी में बिठा दिया और मुझे सिक्योरिटी सिस्टम से छेड़छाड़ ना करने के लिए कहा। फिर वो अलग हो गई, बेअस्त्रा से बातचीत करने के लिए, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों का बारीकी से निरीक्षण कर रही थी, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने डेस्क पर व्यस्त लग रहे थे। अंत में वो वापस आई और मेरे साथ वाली कुर्सी में बैठ गई। क्या चल रहा है? मैंने पूछा। अपने ग्रह के नज़दीक पहुंचने के कारण हम लगातार रफ्तार कम कर रहे हैं। अभी हम 848 मिलियन किलोमीटर दूर हैं और करीब 25 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। क्या अब हम उसे देख सकते हैं? धैर्य रखो मिशेल, 25 मिनट में दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, उसने आँख मारकर कहा मजाक में। पैनल पर जो दृश्य पहले दिख रहा था वहाँ अब वाइड एंगल शॉट दिख रहा था, जो इंटरगैलेक्टिक बेस के कमांड रूम का दृश्य था, जिसे हमने पहले भी देखा था। अब सभी ऑपरेटर अपनी डेस्क पर गहरे ध्यान में मग्न थे। बहुत से डेस्क कंप्यूटर शब्दों की कमांड पर काम कर रहे थे, बजाय हाथों द्वारा। स्क्रीन पर रेखाचित्र और प्रकाश बिंदु तेजी से आ जा रहे थे। विमान में कोई भी नहीं खड़ा था। अचानक पैनल के ठीक बीच में कुछ दिखा। इंटरगैलेक्टिक केंद्र के स्थान पर दिख रहा था यहोवा। मेरा अनुमान सही था, मैं इसे अनुभव कर रहा था। ताऊ ने इस संदेश को ग्रहण करते हुए स्वीकृति का संदेश मुझे दिया, जिससे मुझे कोई संदेह नहीं रहा। जैसे जैसे हम नज़दीक आने लगे, स्क्रीन पर यहोवा बड़ा होने लगा। मैं अपनी दृष्टि उससे हटा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो कुछ मेरी आंखें देख रही थीं वह अत्यंत और अवर्णनीय सुंदर था। शुरू में जो शब्द मेरे मस्तिष्क में कौंधा वो था ल्यूमिनस, अर्थात चमचमाता। फिर वह सुनहरे जैसा लगने लगा, लेकिन वह सब वास्तव में शब्दों के परे का सौंदर्य था। यदि मुझे किसी नए शब्द का निर्माण करना पड़े तो संभवतः वो होगा ल्यूमिनो वेपर गोल्डन। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि अनुभव चमकीली सुनहरी रोशनी में नहाने जैसा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वातावरण में सोने के सूक्ष्म कणों की धूल भरी हो। हम धीमे धीमे ग्रह पर उतरने जा रहे थे और अब वहाँ की ज़मीन के उतार चढ़ाव दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि एक महाद्वीप के सतही उतार चढ़ाव दिख रहे थे, जो महासागर में, जिसमें अनेकों रंग बिरंगे द्वीप थे, जाकर मिट रहे थे। जैसे ही हम और नज़दीक पहुँचते गए वे सब और अधिक साफ दिखने लगे। उतरते समय जूम लेंसों का प्रयोग नहीं किया गया, जिसका कारण मुझे बाद में बताया गया। जिसने मुझे बिल्कुल दीवाना बना दिया वो था मेरे सामने व्याप्त रंग। मैं अचंभित था। सभी रंग, वे किसी भी वर्ण के हों, हमारे रंगों की तुलना में कहीं अधिक जीवंत और जागृत से थे। एक चमकता हरा रंग, उदाहरण के लिए, रंग को किरणों में फैला रहा था। एक गहरा हरा रंग बिल्कुल विपरीत प्रभाव दिखा रहा था, जैसे उसमें रंग सिमटा हुआ सा हो। इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस ग्रह पर दिखने वाले सभी रंग और वर्ण की पृथ्वी पर दिखने वाले रंगों से किसी भी प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती थी। लाल को लाल कह सकते थे, पर वो लाल ऐसा नहीं था जिसे हम पहचानते हैं।
ताओ की भाषा में एक शब्द है जो पृथ्वी और हमारे जैसे अन्य ग्रहों पर दिखने वाले रंगों की परिभाषा दे सकता है। हमारे रंग काल बिलाऊ का है, जिसका अर्थ है सूने से, जबकि उनके रंग थियोसोला कोविनिकी यानी अंदर से चमकीले हैं। मेरा ध्यान जल्दी ही स्क्रीन पर दिखने वाली आकृतियों पर चला गया जो अंडे जैसी दिख रही थी। हाँ, वे अंडे ही थे। मैं बिखरे अंडों वाली ज़मीन को देख सकता था जो कहीं कहीं वनस्पतियों से ढकी और कहीं कहीं कुछ वीरान सी थी। कुछ अधिक बड़े थे और कुछ चपटे से थे। कुछ सीधे खड़े थे आकाश की ओर तने हुए। मैं इस दृश्य से इतना अधिक हतप्रभ था कि फिर से ताऊ की ओर मुड़कर उन अंडों के विषय में पूछने लगा, जबकि स्क्रीन पर अचानक एक गोलाकार आकृति उभर आई जिसके चारों तरफ बहुत से विभिन्न आकारों के गोले थे, जिनके थोड़े ही पास और अंडे थे। ये बहुत ही बड़े थे। मैं पहचान गया कि ये गोले हमारे अंतरिक्ष विमान जैसे ही थे। ठीक, ताऊ अपनी कुर्सी से बोली, और जो गोल आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं वे सेल हैं जिनके अंदर हमारा विमान कुछ ही क्षणों में समा जाएगा, क्योंकि हम डॉकिंग करने जा रहे हैं। और वे बड़े बड़े अंडे, वे क्या हैं? ताऊ मुस्कुराने लगी। इमारतें मिशेल, लेकिन अभी अभी जो कुछ मैंने बताया उससे कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मुझे अब बताना है। आपके लिए बहुत से हैरत अंगेज मामले हैं, लेकिन दो ऐसे हैं जिनका आप पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है। इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि आप कुछ छोटी छोटी सावधानियां लें। यहोवा पर उतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है जितनी आपके ग्रह पर है। आपका वज़न पृथ्वी पर 70 किलोग्राम था, पर यहाँ पर 44 किलो होगा। जब आप विमान से बाहर निकलें तो अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपके चलने फिरने और सजगता में संतुलन खोने का डर है। आप अधिक बड़े कदम ले सकते हैं और शायद गिरकर अपने को घायल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझा नहीं। आपके विमान के अंदर मैं अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। हमने अंदर के गुरुत्वाकर्षण बल को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के लगभग बराबर कर दिया था। तब तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि आपको अपने स्वाभाविक वज़न से उसी लंबाई पर 60 किलोग्राम अधिक वज़न महसूस हो रहा होगा। मैंने कहा, ये सही है कि इस शक्ति क्षेत्र में हमारे शरीर अधिक भारी हो जाते हैं, लेकिन हमने एक सेमी लेविटेशन तकनीक से इसे काउंटर कर रखा है, जिससे हमें दिक्कत नहीं होती और साथ ही हम आपको अपने आसपास सहज तरीके से चलता फिरता भी देख सकते हैं।